नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक खास मुलाकात में। आज आपकी मुलाकात हम कराने वाले हैं म्यूजिक थेरेपिस्ट तुषार मटपाल जी से, जो बीते 6 साल से म्यूजिक थेरेपी की शिक्षा ले रहे हैं। इसके अलावा इनके बारे में बात करूं तो ये एक परफॉर्मर भी हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में सर मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है JJN न्यूज में आपका। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप एक म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं, तो अगर हम सबसे पहले म्यूजिक थेरेपिस्ट की बात करें तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आखिर म्यूजिक थेरेपिस्ट लोग होते कौन है। बिल्कुल। देखिए, म्यूजिक, पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि म्यूजिशियन कौन होते हैं। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक थेरेपी इज़ अ डीप सब्जेक्ट, वो तो बाद में डिसाइड होता है। लेकिन जो लोग भी फर्स्टली म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यू नीड एटलीस्ट समथिंग कि आपने कुछ सीखा हो। तो जैसे मैंने म्यूज़िक सीखा है, तो देन मैंने उसमें रिसर्च करके म्यूज़िक थेरेपी को चुना है। तो म्यूज़िक थेरेपिस्ट वो होते हैं जो फर्स्टली अपने को जानते हैं कि हमारा क्या पर्पस है धरती पे। अच्छा। तो मेन म्यूज़िक थेरेपिस्ट का काम होता है कि समबडी इज सफरिंग थ्रू सम एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो हम उनको कैसे रिलीफ दे सकें, और म्यूज़िक को हम एक लिविंग पार्ट की तरह कैसे यूज कर सकें कि हम डेली लाइफ में उसे कैरी करें। तो मोस्टली म्यूज़िक थेरेपी दूसरों के लिए होती है, मतलब हील करने के लिए होती है लोगों को। हीलिंग थेरेपी सब एक ही है ही, तो इस तरीके से इसका काम होता है। तो एक राग आप यहाँ पे भी छेड़ ही दीजिए, जो भी आपका फेवरेट हो। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आपका कौन सा फेवरेट है, और थोड़ा हील भी हो जाएंगे वो। जी। तो जैसे राग की बात आई थी, आपने कहा कुछ राग सुनाइए, तो जो ये मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, इसे कहते हैं तानपुरा। अच्छा। जो भी कलाकार, जो भी स्टूडेंट म्यूजिक सुनना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उनको तानपुरा इस शब्द की आदत डालनी पड़ेगी। तानपुरा क्या है? तो ये जो बज रहा है, ये डिजिटल तानपुरा है, जो कि आजकल एप्लीकेशन के रूप में भी अवेलेबल है। लेकिन पहले के टाइम पे पुराने प्रॉपर कद्दू के बने हुए तानपुरे होते थे, जिन्हें मैनुअली बजाया जाता था। जैसे गिटार अभी यहाँ पे रखा है, उसी तानपुरे आपने देखे होंगे। बिल्कुल। तो मैं एक छोटा सा राग की बात ही आई, 2-2:30 कितना 3 बज रहा है, अभी 3 से 4 बज रहा है। तो एक पटदीप राग है, देखिए उसका भाव कैसा है। उसमें करुण रस भी है कि आप किसी उच्च एनर्जी के लिए आप गा रहे हैं, हायर एनर्जी के लिए, तो आप देखेंगे। लेकिन इसका नेचर सैडनेस है थोड़ा। अच्छा। ओके। गा मा पनी सा गा रे सा नी सा तो अभी मैं जो गा रहा हूँ, ये किस तरीके से पटदीप राग चलता है। अच्छा। एक वो था, इसका चलन है, इसके नैन नक्श हैं, तो इस तरीके से। तो ये है छोटा ख्याल कहते हैं हमारे शास्त्रीय संगीत में इसको। तो उसमें कुछ पंक्तियों को एक वो किया है, एक कविता जैसी मान लीजिए आप इसको। नॉर्मल भाषा में ये गाऊंगा। अनहद बाजे, अनहद बाजे, अनहद बाजे रे सखी सुनूं प्यारी, धुनी एक रस गगन महल साजे, अनहद बाजे, अनहद बाजे, ताल मृदंग वेणुगत न्यारी, ताल मृदंग वेणुगत न्यारी, सुनत भई मैं तो सुरत बावरी, सुनहूं प्यारी, धुनी एक रस गगन महल साजे, साजे साजे, अनहद बाजे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा आपने गाया है। 6 साल से आप इसकी शिक्षा आप ले रहे हैं। जी, तो आपने कैसे सोचा कि आपको एज अ म्यूजिक थेरेपिस्ट जो है वो एज अ प्रोफेशन चुनना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, पहले मैंने म्यूजिक थेरेपिस्ट ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मेरा ये था कहीं ना कहीं से मैं म्यूजिक सीख लूँ। ओके।
तो म्यूज़िक देखिए हमारे पहाड़ में अगर सीखने की बात करें, कुछ तो बाई प्रोडक्ट गॉड गिफ्ट तैयार रहते हैं लोग, लेकिन अगर आपने एज अ सिंगर एंड एज अ प्रॉपर सिंगर की आपकी आवाज़ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह चले, वैसा सीखना है तो आपको किसी गुरु या कोई ऐसे जगह जाना पड़ेगा जहाँ आपको शिक्षा मिल सके। तो यहाँ जैसे मैं द्वारा हाट से हूँ, आप मैंने बताया ही, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं डायरेक्टली में ऐसे सहयोग बने कि मैं बनारस पहुँच गया, जो कि म्यूज़िक की सर्व विद्या की राजधानी कही जाती है, लेकिन वहाँ गली गली में बनारस में ऐसा रस है कि आपको संगीत हर जगह मिलेगा। तो मैं यहाँ से पहुँच गया बनारस और मैंने सीखना शुरू किया। तो फर्स्टली देखिए 2-3 साल तो हमने बेसिक रागों को किया। बेसिक राग तो हमेशा करने हैं, जीवन जब तक चल रहा है करने ही है, वो आपकी फाउंडेशन मजबूत करते हैं। फिर मैं साथ ही साथ बॉलीवुड म्यूज़िक, सूफी म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक गाता ही गाता था। ऐसा माइंड में नहीं था कि म्यूज़िक को एज अ थेरेपी यूज करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया ना, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर आप ये भी देखने लग जाते हैं कि यार मेरे हिसाब से या मेरे नेचर के हिसाब से क्या सूट कर रहा है चीज़ ना। बिल्कुल। तो पहले तो मेरा भी माइंड ये रहता था कि मैं ज़्यादा बॉम्बे जाऊँ, यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, इन फ्यूचर मौका मिलता है मैं जाऊँगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाना है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पे देखा जाए, म्यूज़िक को एज अ हीलिंग अगर मैं दूसरे को ही बता रहा हूँ, मैं अगर अपने लिए म्यूज़िक को हीलिंग देखता हूँ, तो मैंने अब जाके कुछ समय से माइंड इस तरीके से काम कर रहा है, हार्ट कह रहा है कि म्यूज़िक को ओनली नॉट फॉर द कमर्शियल यूज़, फाइनेंशियल मैनर यूज़, आप एक लाइफ स्टाइल यूज़ करिए ताकि आप दूसरों के संग भी वो एनर्जी शेयर कर सकें। तो म्यूज़िक थेरेपी का ऐसा था नहीं, लेकिन जिस तरीके से हमें मार्गदर्शन मिलता रहा तो आप चलते रहे, वैसे मैं चलता गया। तो आपने जैसे बनारस घराने की यहाँ पे बात करी, आपने विशारद वहाँ से शिक्षा ली है वहाँ की, तो बनारस घराने की अगर हम स्पेशलिटी की बात करें तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, देखिए बनारस घराना, तो अगर घरानों की बात आए तो ऐसा कभी नहीं होता कि बनारस घराने का नाम ना हो, क्योंकि हर बड़ा कलाकार, और कलाकार ही मान लीजिए आप, कोई भी कलाकार, क्योंकि हर कलाकार ऐसा नहीं है बड़ा छोटा, क्योंकि सब तारे एक समान है, कोई थोड़ा ज़्यादा चमक रहा है, कोई थोड़ा कम चमक रहा है ना, उस पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पे और भी चीज़ों के उसमें मायने रखती हैं। लेकिन अगर आप बात करें जो हमारे कलाकार, जिसमें सितार वादक पंडित भारत रत्न पंडित रविशंकर जी, वो भी बनारस से रहे, वहाँ सीखे हुए हैं। और अगर आप बात करें अभी पद्म विभूषण राजन साजन मिश्रा जी, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी पद्म विभूषण, मतलब काफ़ी बड़े बड़े पद्म विभूषण, गिरजा देवी जी, और भी मैं कई नाम भूल रहा हूँ, पंडित बिरजू महाराज जी, तो सभी लोग बनारस के हैं। तो ये ऐसे हैं कि म्यूज़िक के स्तंभ हैं, बिल्कुल ना। जैसे हम केदारनाथ धाम जाते हैं ना, बद्रीनाथ धाम जाते हैं, तो ये संगीत के धाम हैं ये लोग। अगर आप रियली इनको विजिट करना चाहें, आप इनके बैठने मात्र से ही, इनके साथ बैठने मात्र से ही आप एनर्जाइज हो जाएंगे। अच्छा। तो म्यूजिक का अगर कोई स्टूडेंट है, तो अगर वो ऐसे कलाकारों के उनमें स्पर्श भी कर ले तो उसका नैया पार हो जाए। अच्छा। तो जब आप बनारस घराना गए थे आप वहाँ पे, तो वहाँ पर किस तरह का माहौल आपने वहाँ पे देखा और कितने साल आपने वहाँ पर रहकर शिक्षा प्राप्त की, बात करें तो? बनारस में रह के मैं आया कोविड टाइम के बाद यहाँ पे। ओके। ठीक है, तो कोविड तक मैं वहाँ पे रहा, जब कोरोना का महामारी चली। तो मेरा एक्सपीरियंस था कि वो, देखिए बनारस का कहा जाता है कि वहाँ 7 वार और 10 त्यौहार होते हैं। अच्छा, इसके बारे में बताइए। हाँ, 7 वार 10 त्यौहार का ऐसा है कि वहाँ हर दिन फेस्टिवल है। अगर आप बनारस घूमने निकल रहे हैं, वो मैटर नहीं करता आप किस महीने जा रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट होता हुआ दिख जाएगा। और उस सर्व विद्या की राजधानी इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे एक तो BHU यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो वो सबसे काफ़ी जानी मानी यूनिवर्सिटी में एक है। और वहाँ पे हर राज्य के लोग रहते हैं। अगर आप बंगाल की बात करें तो बंगालीज वहाँ पे काफ़ी रहते हैं। साउथ इंडियन बात करें, केरल तमिलनाडु के, वो लोग वहाँ पे रहते हैं। तो काशी तो ऐसा है कि लोग मुक्ति के लिए आते हैं। बिल्कुल। तो कुछ लोग ऐसा है कि वहाँ जीते जी मुक्त हो जा रहे हैं, रहते रहते मुक्त हो जा रहे हैं। तो मोस्टली म्यूज़िक का देखा जाए तो बनारस आपको एक एनर्जी देता है। अगर आप बनारस में रहें तो आपको कुछ ना कुछ म्यूज़िक कॉन्सर्ट, हर चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। आज के दिन भी, आज जब ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो आज भी वहाँ पे कहीं ना कहीं 2 से 3 कॉन्सर्ट जरूर चल रहे होंगे। तो वो इंस्पायर करता है। तो संगत बहुत ज़रूरी है। संगत आपको वहाँ पे म्यूज़िक की, स्पेशली मैं उसले गया था तो मुझे भरपूर मिली वहाँ पे, गुरुजी लोग का आशीर्वाद मिला। तो अभी भी सीख रहा हूँ,
लेकिन हाँ, जो माइंड सेट उस समय था वो मैं कुछ और लेके गया था। क्या क्या माइंड सेट था वहाँ पे? देखिए, माइंड सेट तो ये था कि हाँ 2 साल में 3 साल में ऐसा हो जाएगा और मैं गाने लगूंगा। मतलब मोस्टली हम जैसे पहाड़ से देखते हैं, हमारा ज़्यादा फोकस बॉलीवुड इनके तरफ ही होता है ना, क्योंकि आजकल के युवा ये ही सुनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कि बॉलीवुड सुनना पसंद ज़्यादा करते हैं। मेरा ये था कि मैं वहाँ गाऊंगा, वो करूँगा, वो गाने की बात अलग थी। लेकिन मुझे एक दिशा जो मिली, जो मुझे स्टेबल लाइफ का एक रूट मिला, वो बनारस जाके मिला। उसके बाद जैसे मेडिटेशन है हमारा, म्यूज़िक, तो मैंने दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया और अभी भी मेरी रिसर्च इसमें चल रही है। तो जैसे आपने दोनों चीज़ों को कनेक्ट किया तो किस तरह से इफेक्ट करती हैं ये दोनों चीज़ें? देखिए, मैं एक मेडिटेशन का प्रैक्टिशनर भी हूँ, जिसमें मैं क्रिया योगा, एक टेक्निक होती है मेडिटेशन की, उसे फॉलो करता हूँ। तो मेडिटेशन फर्स्ट क्या है ना, आपको अपनी बॉडी एंड सोल को, फर्स्ट बॉडी एंड माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज, मैं जैसे मेरा नेचर है, अगर मैं जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, तो मैं अच्छे से वर्क नहीं कर पाता हूँ। जैसे फ़ोन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता ना, तो वो मेरी खुराक है एक बॉडी एंड माइंड की। तो मेडिटेशन और ये योगा प्रैक्टिस करके मुझे एक स्टेबिलिटी मिली। फिर मैंने वो जो फोकस बना उसको म्यूज़िक प्रैक्टिस में ऐड किया। ओके। और फिर मेरे विजन्स कुछ डेवलप हुए कि मुझे इस तरीके से अपनी सेवा देनी चाहिए, क्योंकि एनी हाउ हर आदमी सेवा ही प्रदान कर रहा है, किसी भी रूप में करे। बिल्कुल। तो उस तरीके से। तो जैसे आप एक परफॉर्मर भी हैं, सूफ़ी सॉन्ग जो है वो भी आप गाते हैं, और सूफ़ी हमारे जो दर्शक हैं वो काफ़ी पसंद करेंगे, तो क्यों ना एक सूफ़ी सॉन्ग हो जाए। अगर सच बताऊं तो यहाँ पर भी बहुत एनर्जेटिक जो माहौल है वो हो गया है, और अच्छा सा रिलीफ मिल गया है सुनकर। बस ऐसा हो रहा था कि सुनते जाओ खत्म ही ना हो गाना। बहुत ही अच्छा था, और हमारे दर्शक भी जो है वो ज़रूर इस गाने को पसंद करेंगे। तो सर, अगर अगला सवाल मैं लूँ तो आप एक संस्था से जुड़े हुए हैं, योगोदा सोसाइटी जो है, और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी तो जो साउथ के सुपरस्टार हैं रजनीकांत जी भी, वो भी इसी संस्था से जुड़े हुए हैं। इस संस्था के बारे में बताइए। जी बिल्कुल। तो ये हमारे गुरुजी हैं परमहंस योगानंद जी, जिन्हें हम फॉलो करते हैं या जिनकी शिक्षाओं को हम फॉलो कर रहे हैं। स्पेशली मैं कर रहा हूँ, रजनीकांत जी, बहुत पूरी दुनिया भर में लोग कर रहे हैं। तो सोसाइटी का नाम है योगोदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया, और इंडिया से बाहर, भारत से बाहर, वो सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप नाम से चलती है। तो आपने एक बुक का नाम सुना होगा, विराट कोहली भी, उन्होंने भी ये बुक दिखाई थी।
तो मैं विराट कोहली उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मोस्टली लोग जान पाएंगे कि वो बुक कौन सी मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे गुरुजी परमहंस योगानंद जी, उनकी बुक है योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। तो उन्होंने वो बुक लिखी, तो उन्हीं की वो संस्था है जिसमें क्रिया योगा मेडिटेशन की एक टेक्निक है, तो उससे सिखाया जाता है। आप अगर सीखना चाहें तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। अच्छा। जी जी। तो रजनीकांत जी भी आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं? जी जी, वो तो मोस्टली 20 से 30 सालों से इस संस्था से जुड़े हुए हैं। और उनकी लाइफ में भी देखिए स्टेबिलिटी अगर आप देखेंगे, वो कहीं भी आए ना, उनका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप एक समय बाद, जैसे मैंने म्यूज़िक को भी स्टेबल के लिए कहा ना, तो एक समय के बाद आदमी स्टेबिलिटी ही देखता है। तो वो भी इतने स्टेबल हैं मेडिटेशन इन टेक्निक्स को या अपनी लाइफ में अपना कर, कि वो अब ज़्यादा शांति की ओर, आनंद की ओर बढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा हसल से ज़्यादा। चलिए, तो अगर मैं आपसे पर्सनल आपसे सवाल करूँ, डिवाइन वॉरियर्स करके आपका एक इंस्टाग्राम पेज है, तो उसमें हमने देखा कि आपने कोविड के बाद से जो साफ सफाई अभियान है वो चलाया था। डिवाइन वॉरियर्स, अगर मैं उस पर्टिकुलर नीम की बात करूँ, उसके बारे में बताइए और किस तरह से आप लोग काम करते हैं। तो देखिए, डिवाइन वॉरियर्स मेनली ये नाम आया था, जो मैंने बात करी मेरे गुरुजी हैं, उनके लेसन से, उनके टीचिंग्स के लेसन हैं। तो वो आपको योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया में रजिस्टर करके मिल जाते हैं। तो उसमें एक लेसन था जिस पे एक शब्द लिखा था, वी हैव टू बिकम डिवाइन वॉरियर्स। ओके। तो डिवाइन वॉरियर्स क्या है? देखिए, अगर आप सिर्फ अपने लिए कार्य कर रहे हैं तो वो एक हो गया कि आप एक सेल्फ खुद के लिए जी रहे हैं ना, उसमें आप हर दिन एनर्जाइज नहीं हो सकते। किस दिन आपको कोई मूड्स आए, कोई सिचुएशन आए, आप डाउन हो जाएंगे या आपका एक्शंस थोड़े दूसरे हो जाएंगे, आप सोचेंगे चलो किसी से नहीं मिलता है। लेकिन इफ़ यू आर डूइंग फॉर समबडी एल्स, अगर आप दूसरों के लिए सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, अपना नहीं सोच के दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो उससे एक आपको स्पार्क मिलता है। तो डिवाइन वॉरियर्स नाम तो वहाँ से आया, क्योंकि अगर किसी के अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ नहीं है तो वो इन एक्ट को नहीं कर पाएगा। अगर कर भी पाएगा कुछ समय के लिए कर पाएगा, लॉन्ग टर्म पे इनको कैरी नहीं कर पाएगा। तो डिवाइन वॉरियर्स में हमने इवन कोविड से पहले वो हमने पेज वगैरह नहीं बनाया था, वो तो खुशी से करते थे। एक शौक होता है ना नया नया बच्चे को खेलने जाने का या साइकिल चलाने का। तो हमने 2017 से सफाई करना शुरू किया आसपास, जहाँ पर्यावरण के सुंदर सुंदर व्यूज़, ऐसे स्थान हैं या जो मेडिटेशन के लिए ऐसी प्लेसेस हैं। तो धीरे धीरे वो एक एडिक्शन जैसा लग गया हमको, कि हमारा ऐसा होता था कि हमें चलिए 1 घंटा सफाई के लिए निकालना है। अच्छा। या हफ्ते में 3 दिन सफाई के लिए निकालना है। तो हमने धीरे धीरे फिर रूटीन बन गया, मतलब आपका रूटीन बन गया। कोविड टाइम पे जब हम आए तो वो फिर बहुत लोगों ने, हमें वहाँ के यूथ्स हैं जो द्वारहाट के, उन्होंने ज्वाइन किया। तो अब वो प्रॉपर हम हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जितना भी समय मिलता है। बाकी हम, अच्छी बात है, हम पे सारे टूल्स हैं, वो टूल्स हमने खुद से बनाए हैं, कुछ हमने ख़रीदे हैं ऑनलाइन, कुछ चीज़ें हमने, उस ड्रेस एक प्रॉपर डिवाइन वॉरियर्स की, और बैग्स रहते हैं हम पे बायोडिग्रेडेबल। तो वो काम चल ही रहा है। उसके संग हम पेड़ भी लगाते हैं, और वो हमारे आज के लगाए हुए देवदार, इन सुंदर सुंदर पेड़ अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमें खुशी होती है कि जंगल एक प्रॉपर डेवलप हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा म्यूज़िक, सब चीज़ें एक साथ मिल के धरती के लिए या कुछ काम कर रही है। अच्छा, तो ये है। तो जब आप परफॉर्म करते हैं तो हमने देखा है कि फॉरेनर्स जो है वो काफ़ी मात्रा में और काफ़ी संख्या में आपके जो म्यूज़िक है उसको सुनने आते हैं। तो इंडियंस की कमी हमें देखने को मिलती है। तो क्या लगता है कि इंडियंस क्या अवेयर नहीं है इस बारे में? देखिए, ऐसा है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर कहते हैं जी। तो हमारे जो भारतीय हैं, एक तो घर का है, क्योंकि अब हमारे घर में कुछ अगर चीज़ है तो हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं करेंगे। जब वो नहीं थी तब तो करेंगे, लेकिन जब आ गई या है तो हम सोचते हैं चलो घर का ये छोड़ो, कभी और कर लेंगे। लेकिन फॉरेनर्स का क्या है ना, वहाँ हमारा कल्चर तो बड़ा रिच है, और हम देख रहे हैं तो हमारे लिए डेली का यूज टू हो गया है। संगीत चल रहे हैं तो रोड में बज रहा है, राइट। लेकिन उन लोग के लिए क्या है, जैसे फॉरेन कंट्री की बात करें, यूरोप, वो बड़ा क्लोज्ड कल्चर है। वहाँ आपसे लोग, जैसे इंडिया में यहाँ हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, कोई सब्जी बन रही है तो दूसरे को दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। वहाँ पे आपको किसी से मिलना भी है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा पहले। अपने अगर माता पिता से ही मिलना है तो आपको बताना पड़ेगा, आई विल बी देयर एट 8 o'clock एट टी डिनर। तो वो लोग को उस तरीके का यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिलता है, जो कि रियल हमारा नेचर होना चाहिए, इसलिए आदमी को बनाया गया है अपनी एनर्जी स्प्रेड करने के लिए।
तो मोस्टली मेरा म्यूज़िक का क्या है, तो वो लोग उस वैल्यू को जानते हैं। देखिए ऐसा है ना, हीरे की परख जोहरी को जोहरी होती है। होती है। तो जिसको जो चीज़ चाहिए वो उस चीज़ के लिए, तो मोस्टली वो लोग स्टेबिलिटी, शांति, आनंद के लिए यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। हमें लगता है वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई कल्चर, ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि आप ऐसे माहौल में डूब सकें। तो इसलिए दुनिया भर से लोग खींचे चले जाते हैं। और फिर उसके साथ हम हीलिंग म्यूज़िक, मेडिटेशन और घूमना, पहाड़ों में जाना, इवन मैं फॉरेनर्स भी आते हैं तो उनसे भी सफाई करवाता हूँ जंगलों की। अच्छा, वो डिवाइन वॉरियर्स की जो आप बात जी कर रहे हैं जी जी, उसमें ही। हाँ। तो वो हमारा ग्रुप है ऐसी डिवाइन वॉरियर्स, जब नाम आया तो उसमें वो लोग भी अपना सहयोग करते हैं। अमेरिका से आते हैं, यूरोप से आते हैं, टर्की से आते हैं। तो मोस्टली हमारा ये 5 या 6 हमारे संग इंडियन हमारे पहाड़ के बच्चे हैं, और फॉरेनर्स हम लोग सब मिलके करते हैं। अच्छा अच्छा, अब आखिरी सवाल अगर मैं लूँ उससे पहले एक और अगर आप गाना अगर हमें सुना दें, क्योंकि हमारे दर्शक जो है बहुत इंजॉय आपके सॉन्ग को कर रहे हैं। अब बजता रहे, सुनते रहे, हम सुनते रहे, ऐसे चल रहा है। एक लास्ट सॉन्ग जो आप हमारे दर्शकों के लिए गाना चाहते हैं। अखियाँ तो या कसूर है, अखियाँ तो या कसूर, माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, ओ शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, ओ दिल्ली नी बसना, मुंबई नी बसना, दिल्ली नी बसना, मुंबई नी बसना, हल्द्वानी आना जरूर है, हल्द्वानी आना जरूर, हल्द्वानी आना जरूर है, हल्द्वानी आना जरूर। क्या बात है, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और उसमें आपने जो हल्द्वानी वाला जो टेक्सचर इसमें दिया है, मुझे लगता है अब इस पे उत्तराखंड के जो म्यूजिक वाले हैं उनको गाना ज़रूर बनाना चाहिए। और बहुत ही सुंदर गाया आपने, बहुत ही सुंदर गाया। अब म्यूजिक थेरेपिस्ट के हम बात कर रहे हैं, और हमारे जो दर्शक है वो भी आपको देख रहे हैं, और दर्शकों को मन भी कर रहा है कि आप ऐसे गाते रहे। एक मैसेज आप उनको क्या देना चाहेंगे, आखिरी सवाल। जी 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 बिल्कुल। देखिए मैसेज मैं ये देना चाहूँगा, थोड़ा म्यूज़िक के माध्यम से दूंगा, थोड़ा बोलने के बिल्कुल। माध्यम से भी दूंगा। मैसेज ये है कि जैसे लोग सोचते हैं ना, हमारे इवन पहाड़ की बात करें हम, तो लोग सोचते हैं कि कहीं हमें स्पेशली कहीं जाना पड़ेगा किसी चीज़ के लिए, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना पहाड़ में आदमी रह के भी कुछ नहीं कर सकता, कई लोग सोचते हैं ना। तो मैं स्पेशली प्रॉपर टॉप ऑफ द माउंटेन रह रहा हूँ, द्वाराहाट में। हाँ, वो माउंटेन का ही एरिया है। लेकिन ना आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर तो होना ही चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। आप किसी भी चीज़ में काम कर रहे हैं, लेकिन आपका इंटेंशन होना चाहिए कि ऑल ओवर पूरी इंसानियत या पूरे समाज से कैसे, समाज का कैसे उससे भला हो सकता है, कैसे हम हमारी जो लोकल कम्युनिटी है, आसपास के लोग हैं, उनकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो सेल्फलेस है, दूसरों के लिए, उस थिंकिंग ऑफ अदर फर्स्ट कहते हैं ना, दूसरों के लिए आप सोचें और वो लोग आपके लिए सोचेंगे। तो अगर इस भाव से आप कार्य कर रहे हैं तो आपके कामों को एक अलग ही एनर्जी मिलती है, जो कि अंदर आत्मा से वो एनर्जी आती है। फिर उसमें आदमी, क्योंकि उसका पर्पस बड़ा हो जाता है, उसका पर्पस अपने लिए नहीं रहता, सभी को साथ लेके चलने का होता है, तो उसे एक अलग एनर्जी मिलती है। और वो कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से सक्सेस मिले
वो रास्ते अपने आप ही निकल, जैसे पानी अपने आप रास्ता बना देता है ना। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हमें उस तरीके सक्सेस मिलेगी, ज़रूरी नहीं वैसे मिले, लेकिन इन द एंड आप देखेंगे आफ्टर सम लाइफ, मतलब सम टाइम, कि आपको सक्सेस मिल रही है, आपने जो सोचा था। फिर एक क्लैरिटी भी आ जाती है विज़न में कि हाँ, इससे कहते हैं रियल सक्सेस, इसमें सबका भला हो। लेकिन वो चीज़ें बाद में आती है समझ, लेकिन शुरुआत एटलीस्ट इस भाव से करें तो वो काम ज़रूर पूरा होता है। तो वही विज़न में लेके चल रहा हूँ, और सभी से रिक्वेस्ट, जो काम कर रहे हैं बस आत्मा से करें, और दूसरे का उसमें भला लेके सोचें कि दूसरे को हम कैसे खुशी दे सकते हैं। अगर हम संगीतकार हैं तो संगीत के माध्यम से, अगर हम पेंटिंग करते हैं, इवन कोई भी कार्य आस पड़ोस में, अगर एक चाय भी हम बना रहे हैं तो चाय के माध्यम से हम कैसे उसके हृदय में जाके वो घंटी हृदय की बजा सकते हैं, तो वो भाव होना चाहिए। जैसे आप ही इतनी अच्छी पत्रकारिता, आपने इतना अच्छे इंटरव्यू इतने प्यार से, तो इस अपनी स्माइल से ही हम कैसे दूसरे का दिन बना सकते हैं, तो ये इंटेंशन होना चाहिए। तो वो इनर लाइट आपको रास्ता दिखाती है, तो मेरा यही कहना है। चलिए, तो देखा आपने, आज हमने आपकी मुलाकात कराई म्यूज़िक थेरेपिस्ट तुषार मटपाल जी से, जिन्होंने म्यूज़िक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हमें दी और बताया कि म्यूज़िक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से आप उससे हील कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि हमारा जो ये आज खास मुलाकात रहेगी, तो उसके बाद आप म्यूज़िक थेरेपिस्ट और म्यूज़िक थेरेपी को ज़रूर अपनाएंगे और जानेंगे कि बॉलीवुड के साथ साथ जो क्लासिकल म्यूज़िक है वो भी कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये थी हमारी खास मुलाकात। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।